अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और आपका वीकेंड जबरदस्त गुजरा होगा। और इस वीक को शानदार बनाने के लिए हम हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि पंजाब में और मुल्क भर में सर्दी इस वक्त बढ़ रही है। सर्दी की लपेट में है मुल्क, और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहां धुंध ही धुंध छाई हुई है। मोटरवे बंद नजर आ रही है। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। M3 फैजपुर से समंदरी तक सफर के लिए जो है ममनू करार दी गई है। M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। और लाहौर से आलकोट M11 भी धुंध की लपेट में आ गई है। तो जनाब, जो लोग भी अपनी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं और शुमाली इलाके जाने की कोशिश कर रहे हैं, दीगर मुल्क के हिस्सों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब से उनका गुजर हो रहा है खास तौर पर, तो इस धुंध का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये धुंध जो है इसमें बहुत सारे हादसा होते हैं और उन हादसा से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एहतियाती तदबीर पर अमल करें। इसके साथ साथ सियासी जो माहौल है वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। आप बताएं कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं और तहरीक इंसाफ शराइत के साथ मुज़ाकरात चाहती है, मगर बात पहले आपकी तरफ जाती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। उन्होंने कहा है कि PTI और उनके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो एक्शन की शिकायत ना करें। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, उनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मजीद कहा कि सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। दीवार पर लिखा है कि इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, नए इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जरूरी हैं और ऐसे रिफॉर्म्स लाएं जिस पर सबको एतमाद हो। माशी तरक्की, हमारी जमहूरियत की तरक्की, हमारी मुल्क की भला इसमें है कि हम पाकिस्तान की सियासत को उस नतीजे में लेकर आएँ। अगर इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। जरदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर जरदारी ही के पास ये ना सिर्फ तारीख़ है मगर बाकी तमाम पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है कि सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वजीर है एहसन इकबाल, वो कहते हैं कि PTI रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। बानी PTI ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया है। एक नाअहल शख्स को लाकर तरक्की का सफर रोका गया। 2018 में चंद साजिशी लोगों ने साजिश करके एक ऐसे शख्स को मुल्क की बागडोर संभाल दी कि जिसने कभी जिंदगी में यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी। उस शख्स ने जिसने लोगों को बड़े झूठे ख्वाब दिखाए कि मैंने बड़ी टीम तैयार की है, मैंने बड़ी तैयारी की है, उसने 4 सालों के अंदर मुल्क की मईशत का वो अंजाम किया कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का कहना है कि अडयाला जेल में बैठा एक शख्स इंतशार फैला रहा है। मुकदमा गालम गलोच से नहीं दलील से लड़ा जाता है। माजी में भी कायदीन जेलों में गए, पीपल्स पार्टी ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। अगर आपकी जमात एक शख्स के लिए जो इस मुल्क में इंतशार फैला रहा है, जो इस वक्त अडयाला में मौजूद है और वो रोज़ाना की बेस पे दूसरे ट्वीट करते हैं इंतशार के हवाले से, एक तरफ आप कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने इख्तियार महमूद खान चकजई और जो है वो राजा नासिर अब्बास साहब को दे दिए, दूसरी तरफ आप ट्वीट करते हैं कि नहीं हम तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो आपने कौन सा इख्तियार दिए? तो जनाब, ये सारी सूरत हाल है और इसी पर हमने तज़किरा करना है। आमिर इलियास राना साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो वज़ीर आला KP हैं वो दौरा लाहौर पर हैं। बहुत से अवाम जो है वो इस तजब्जुब का शिकार हैं कि इस दौरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपसे कैसे देखते हैं? देखें, दौरा करना किसी सियासी शख्सियत का, वो वज़ीर आला हों, तो कोई अचंभे की बात नहीं है, जाना चाहिए। यही पाकिस्तान की वफाकी इकाइयाँ हैं जो सूबे हैं हमारे, और सब का हक है कि वो कहीं पे भी जाएं।
लेकिन अगर आप उससे तासुर ये दें कि आप कोई इलाका फतह करने जा रहे हैं तो फिर फर्क पड़ता है। और वो जो तासुर देने आए तो उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ, यानी पंजाब के लोग मौजूद नहीं थे, उतनी तादाद में पार्लिमानी पार्टी के लोग भी नहीं आए उनसे मिलने के लिए। तो वो जो तासुर देना था, तो क्या केपी के ही लोगों के साथ आपने दौरा करना था या आपका बेपना इस्तकबाल आम आदमी ने करना था? क्योंकि जब ये बात करते हैं 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदा वजीर आला आए हैं, तो वहां 15.5 करोड़ की नुमाइंदा वजीर आला बैठी हुई हैं, तो फिर दोनों का एहतराम होना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपनी नुमाइंदगी के ऊपर तो किसी एक बंदे को भी मुखालिफ ना समझें और जब दूसरी तरफ जाएं तो वहां कहें कि हम ही आए और हम ही सब कुछ हैं। ऐसा नहीं होता। वजीर आला पंजाब ने उनके लिए फैसिलिटेशन के लिए भी कहा था, कहीं इनकी तरफ से ज्यादती हुई, कहीं उनकी इंतजामिया की तरफ से ज्यादती हुई, लेकिन जिस तरीके से जवाबात दिए गए, जो बिगाड़ पैदा हुआ, और बल्कि जो कल मैं सोशल मीडिया पे क्लिप भी देख रहा था, उन्होंने फिर पाक फौज और वफाकी इदारों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि एंटी स्मगलिंग का ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं और जो मनशियात हैं ये सब कुछ हैं, तो ये तो वफाकी इदारों की तरफ से हो रहा है, क्योंकि अस्करी इदारे बॉर्डर की हिफाजत पे हैं। उस पर DGI-SPR ने बड़ी वजाहत से बताई थी बात कि 1232 किलोमीटर जो KP का बॉर्डर है उस पर 20 से 25 किलोमीटर दूर एक एक चौकी लगी हुई है, और जिसको अफगान उसकी तरफ से जो उनकी फौज और उनके लोग हैं बॉर्डर पार कराते हैं लोगों को फायरिंग करके। इसके बावजूद उनका स्टांस वही है। इस बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूं कि इससे इंतशार फैलता है। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत आपने सुनाई, फैसल करीम और एहसन इकबाल की, तो जहां वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो ये बात वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि PTI को अपने न सिर्फ स्टांस से पीछे हटना होगा, बल्कि माफी के अलावा तो गुजारा ही कोई नहीं होगा। ये आप बात समझ लें। नहीं समझते हैं तो ठीक है, फिर आपके लिए सियासत में रास्ते मुश्किल ही रहेंगे। राइट। तो आमिर साहब, परवेज इलाही से मुलाकात की बात भी हुई, क्योंकि मुलाकातें जो है वो सुहेल आफरीदी साहब उनकी भी उन्होंने लाहौर दौरे पर, तो इसके हवाले से आप बताइएगा कि इसको साइडलाइन पर क्यों रखा गया? देखिए, ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब के कोई भी स्पोक्समैन बता सकते हैं, खुद वजीर आला बता सकते हैं कि क्या है इसमें, क्योंकि ना उनके मिलने पे कोई पाबंदी है जब ये बाकी PTI के लीडर्स पे जा रहे हैं, और वो तो उनके सदर हैं। मेरे ख्याल में तो उनकी तरफ सबसे पहले चले जाना चाहिए था, बजाय किसी और की तरफ जाने के। उनको साथ रखते, सलमान अकरम राजा की तरह परवेज इलाही इनका इस्तकबाल कर रहे होते अपने घर पे, और फिर ये कोई मीटिंग्स उनके पास रखते। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वो बातें सामने आती है ना कि चौधरी परवेज इलाही ने मसलियतन खामोशी रखी हुई है जब से वो जेल से आए हैं, कि उन्हें पता है कि PTI का तर्ज सियासत उनकी अपनी पार्टी का इस वक्त ऐसा है जिसके साथ वो खुल्लम खुल्ला नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक। और अब जो उन्होंने दावत दी है, सुहेल आफरीदी साहब मरीम नवाज को दावत दे रहे हैं कि वो KP में आके जलसा करें, आपको लगता है उस पर वो आमादगी जाहिर करेंगे? देखें, जो मरियम नवाज हैं उनका PML ने किरदार फिलहाल रखा हुआ है सूबे की हद तक, और जब वो कैद में थे नवाज शरीफ, तो वो चारों सूबों में जा रही थी ना, जलसे जुलूस भी कर रही थी। जब पाबंदी थी नेशनल मीडिया के ऊपर उनके आने पे एक केस की बुनियाद बना के, हालांकि वो जमानत पे थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई दावत देने पे वहाँ अमीर मकाम इनके सूबाई सदर हैं PMLN के, जो वफाकी वजीर अमूर कश्मीर है, वो मुसलसल जलसे जुलूस मीटिंग्स अपनी पार्टी के लिए मुतहर्रिक होकर कर रहे हैं। इनका मसला ये है कि इनकी पंजाब की PTI गायब है। इनके पंजाब के कितनी दफा इन्होंने ओहदेदार बदले हैं, लाहौर में बदले हैं, वो लोग नहीं नजर आ रहे। तो मसला इनके साथ है, ये दावत उनको दे रहे हैं। भाई, जब उनका किरदार पार्टी ये तय करेगी, आज पार्टी के सदर नवाज शरीफ हैं, वो तय करेंगे ना कि किस वक्त किसको कहाँ जाना है। मरियम नवाज वज़ीर आला है, और वो मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब के तौर पर आप लाहौर में बैठे हुए हैं। आप लाहौर शहर के बारे में जो PMLN दावा कर रही है, मैं तो पिछले दिनों गया था, मैंने तो देखा है वाकई, और पूरे पंजाब में बिला तफरीक उन्होंने कोई एक मंसूबा इसलिए नहीं बनाया कि ये PMLN के लोगों का है या उनकी इत्तेहादी जमातों का है। मुझे अभी तक किसी तरफ से उंगली उठती हुई नजर नहीं आई, बल्कि जो भी अवामी फलाह के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं उसमें बिला तफरीक लोगों के लिए रास्ता और मौके, स्टूडेंट से लेके और किसान ट्रैक्टर स्कीम हो, कुछ भी हो, उसमें सबके लिए एक बात जी, वो जब कुछ लोगों ने जो ट्रैक्टर्स उन्होंने दिए जहां निशानात थे मरियम नवाज के या तस्वीर झंडे थे, तो उन्होंने उतार के PTI के लगाए और वो दिखाए, तो आप मुझे बताएं किसी का ट्रैक्टर वापस लिया गया हो, किसी से के खिलाफ इस हवाले से तनकीद हुई हो कि आपको मिला है और आप ये लगाने के पाबंद है?
बिलाशुबा आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जो लाहौर की आवाम है वो तो इस चीज़ की गवाही भी दे सकते हैं कि जो तरक्याती काम है वो तेज़ी पकड़ चुके हैं और हमें लॉ एंड ऑर्डर भी उस पर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोटरसाइकिलों पर बैठे नौजवान जो है वो हेलमेट्स पहन रहे हैं और अपनी जान और दूसरों की जान का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपको लगता है जो वज़ीर आला KP का जो दौरा था वो किसी हद तक उनके लिए कामयाब रहा, जो अहदाफ वो यहाँ पर लेकर आए थे? सोशल मीडिया के हद तक तो कामयाब रहा। बाकी मैं तो नहीं समझता कि जो मैंने नहीं देखा अवामी पजीराई PTI के अपने लोगों की वो इनको मिली हो। ये कहीं पे भी किसी खाने की जगह पे जाना या ऐसी जगह पे जाना, पहले दिन लिबर्टी का जो माहौल दिखाया गया, आपने नहीं देखा कि वो खाली गाड़ियां जो अपने साथ लाए थे झंडे और डंडे साथ लगा के वो सारे वैसे ही लिए फिरते रहे। फिर आपने देखा कि इनके लोगों ने सोशल मीडिया पे और इनकी पार्टी के लोगों ने फिर वो तस्वीरें लगाई जो बांग्लादेश में खालिदा जिया के बेटे की हालिया जलसे की थी। तो इससे तो पता चल जाता है कि आपके पास ओरिजिनली दिखाने को कुछ नहीं था। तो इस दौरे की तो ये तस्वीर अक्कासी करती है कि ये कहाँ खड़े हुए थे। अच्छा आमिर साहब, बड़ी लचक दिखाई दी सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू में, और जब भी उनसे बात की गई और सहाफ़ियों को भी बुलाकर जो सवाल जवाब किए गए उसमें भी काफ़ी लचक दिखाई दे रही थी। आप समझते हैं कि ये लचक मुज़ाकरात पर असरअंदाज होगी? मैंने आपको उनकी गुफ्तगू में से एक पीस जो देख के बताया कि वो अस्करी इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं सारे का सारा, तो लचक तो ऑटोमेटिकली आ चुकी हुई थी। जिस दिन से गवर्नर राज की धमकी नजर आई वो आपको NFC की मीटिंग में भी आए। अपना जो वजीर आला का किरदार है जो कि अवाम के लिए तो होना चाहिए, उसकी तरफ तो उनकी कोई तवज्जो नहीं है। बाकी जहां हुकूमत बचाने वाला काम है वो जरूर उन्होंने उस तरह की गुफ्तगू शुरू की है। लेकिन आप बताएंगे जो ये कह रहे हैं कि मैं 2 महीने से वजीर आला हूं और मैं ये कर रहा हूं, उनमें अवामी मंसूबे कितने हैं, वहां पे तवज्जो कितनी दी है? इन्होंने बिल्कुल नहीं दी। ये जो असल इशू PTI का है, ठीक है उनका बयानिया बिकता है, लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन आम आदमी का मवाजना जब आप सूबे के जिस सूबे में आप आए हुए हैं यानी लाहौर में आए हुए हैं, पंजाब में आए हुए हैं, उसके लिए बदले में लोग तंज क्या कर रहे हैं कि आपने KP में क्या किया, वहां पे आपने कौन से ऐसे मंसूबे बनवाए हैं? 13वां साल है आपकी हुकूमत का कि जो आप गिनवा सकें कि हमने ये काम वहां पे किए। इमरान खान खुद हेलीकॉप्टर पे लेके जिन दिनों में पेशावर में और बाकी जगहों पे लोग मर रहे थे डेंगू से, वहां हेल्प करने की बजाय वो नए सियाती मकामात ढूंढ रहे थे। तो नए जब सियाती मकामात ढूंढ रहे थे तो आप बताएं इस पूरे अरसे में कौन सा नया सियाती मकाम खुला है, या पहले वालों की हालत पहले से अबतर नहीं हुई है? और आमिर साहब 2025 के हवाले से बड़ी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि बेहतरीन साल रहा है पाकिस्तान के लिए, और कुछ नाकदीन भी हैं कि क्या वाकई बेहतरीन साल रहा है जो हम जंगी महाज पर देख रहे हैं, सियासी महाज पर देख रहे हैं, बैनुल अक़वामी जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं उनके महाज पर देख रहे हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके महाज पर देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारी 2026 में अब मुलाकात हो। क्या तबसरा करेंगे? देखें, पाकिस्तान का जब 2025 शुरू हुआ, ट्रंप ने 20 जनवरी को हल्फ लिया। PTI, क्योंकि हम ज्यादा गुफ्तगू उस पर कर रहे थे, मैं वहां से स्टार्ट करके आपके असल सवाल पे आ रहा हूँ कि ये था कि जी ट्रंप आएंगे ये कर देंगे, जैसे वो कभी मुराद सईद का मजाक उड़ता है, 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 इसके मुंह पे मारेगी, 100 उसके मुंह पे मारेगी। तो ये टोटल बनाया हुआ था PTI ने कि बस ट्रंप ने पता नहीं क्या कर देना है। तो पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2025 बतौर मुल्क इस तरह रहा कि इंडिया जीरो हो गया, हम हीरो हो गए, इस सेंस में कि दिफाई मामलात में हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती, अपने से कई बड़ा दुश्मन को जलीलो खार किया। अल्लाह ताला की मदद से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल सब लोगों ने, जरदारी साहब ने अभी अगले दिन कहा। आप देखें कि खारजा महाज पे जब पहलगाम का इन्होंने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान ने कराया, 200 सिफारतकारों ने जिनको ब्रीफिंग इंडिया में दी गई उन्होंने कहा कि ये पुरानी कहानियां इन्होंने बयान की हैं, कोई सबूत नहीं दिया। इंडिया पूरी तरह बेनकाब हुआ इराक की तरफ से दहशतगर्दी दुनिया में एक्सपोर्ट करने में, और पाकिस्तान विंडिकेट हुआ कि ये सारे काम इंडिया कर रहा था और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था। सलामती कौंसिल में हमने बेहतरीन किरदार अदा किया, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के कश्मीर के ऊपर बातचीत हो रही है, गज़ा के ऊपर बातचीत हो रही है, आलमी इदारे रितबुल लिसान है इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे और डिफेंस के हवाले से हमारी कारकर्दगी यही दुनिया भर में बेहतरीन हो गई कि या हमारे यहाँ गैर मुल्की सरबराहान आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं। असल बात अब यह है कि 2025 में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस लिहाज से कामयाबी हुई, लेकिन जो असल है कि 26 में हमारी इक्तिसादी मैदान में बड़ी कामयाबी होनी चाहिए, जिसके लिए कुछ चीजें तो हमवार हुई हैं, जैसे PIA की प्राइवेटाइजेशन 18-20 साल के बाद जाके वो मुकम्मल हुई है। तो अपना कॉन्फिडेंस जब बनता है कि हमारा सरमायाकार अपने यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरों को लाने रास्ता बनता है। रिकॉर्डिंग के मंसूबे में एशियन डेवलपमेंट बैंक डाल रहा है, अमेरिकन बैंक पैसे डाल रहे हैं, तो ये निशानियां हैं कि अगले साल अगर हम
थोड़ी सी सिमत और दुरुस्त करें। हमें अपनी वफाकी हुकूमत की पहले और फिर सूबाई हुकूमत के जो बेपनाह खर्चात हैं उनमें कमी लानी पड़ेगी। जिनको तायुशात कहा जाता है उनके अंदर हमें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ओपनली बताना पड़ेगा वफाकी हुकूमत को कि हम खत्म कर रहे हैं। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को डाउन करना पड़ेगा। देखे ना, तनख्वाहदार तबके से तो बेपनाह टैक्स ले लिया, लेकिन जिन लोगों से टैक्स लेना चाहिए, ताजरों से, उनकी आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं होती, बल्कि मुज़ाकरात करते हैं और ठप हो जाते हैं। और ये IMF भी हमें ऐसे मिली है, जो बड़े लोगों पे तनख्वाह बढ़ जाए, ये एक इस्तारा ही होता है ना कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर 25 लाख पे चले गए 5 लाख से, तो उसमें तो IMF को इतराज नहीं होता। और गरीब आदमी के 2 रुपए यूनिट कम करने हो तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें IMF से पूछना होगा। तो ये वो चीजें हैं जो अगले साल पर हमारी हुकूमत का हदफ होना चाहिए कि आम आदमी की फलाह के लिए यहाँ पे फैक्ट्रियां भी लगें, इन्वेस्टमेंट भी आए, अल्लाह खैर करे और पाकिस्तान की बेहतरी हो। बिल्कुल आमिर साहब, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर 2 रुपए कम करने हो आवाम के लिए तो उसके लिए IMF से रब्ता करना पड़ता है। आपको लगता है कि इसको ट्रांसलेट कर पाएगी जो हुकूमत है इस वक्त? देखिए, यही वो बात है कि लेवी क्यों लग रही है। आप लगा लें, हम मजबूर हैं, हम तो देंगे पैसे 80-90 रुपए 95 रुपए। आप ये डाउन हो सकते हैं अगर आप ओरिजिनल टैक्स ले लें। IMF आपसे कहता है ना कि आपने कर्जे लिए हैं, आप कर्जे वापस भी करेंगे, हमारे भी, और अपनी माशी इस्लाहत। लेकिन हमारे यहाँ माशी इस्लाहत लोगों पे टैक्स डालने का नाम डाल दिया गया है। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने ये बड़ा ठीक ठाक काम किया हुआ है कि उनको हर जगह पे नवाजा भी जाता है, बोनसेस भी लेते हैं, बेहतरीन तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन टके का काम नहीं करते कि जब टैक्स की वसूली आए तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर सारा टैक्स का बोझ उतार के वो समझते हैं कि हम अपना हदफ पूरा कर रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी लगा के पूरा कर रहे हैं। मोबाइल फोनों के ऊपर जो PTA ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी है, वो और बढ़ा के, यानी ये आसान नुस्खे हैं जहां उनको मेहनत करनी पड़े। जिन सेक्टर से टैक्सेस की वसूली हो सकती है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स पड़ी हुई है पाकिस्तान पे, वहां जाके इन सब के पर जलते हैं क्योंकि सारों के मफादात वहां पे खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। सारी सियासी सूरत हाल पर हुई, बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई, उसके असरात पर भी गुफ्तगू हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 2025 मई में बुनियाद मरसूस के बाद पूरी दुनिया का रुख तब्दील हो गया पाकिस्तान के लिए, उसके समरात 2026 में अवाम तक भी मुंतकिल हों। ब्रेक पर जाएं। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और वक़ार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं सिल्वर डोर डाली म्यूजियम के बारे में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं। तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। सिल्वर और डॉली जो है वो बहुत ही कमाल एक म्यूजियम है, और म्यूजियम्स के हवाले से मैंने देखा है कि आप दुनिया के किसी भी शहर में जाएं, ये नहीं हो सकता कि आप उसके अजायब घर, जितने भी हैं बहुत सारे अजायब घर, ये शायद आपकी सबसे ज़्यादा फैसिनेशन है। और अगेन किसी भी इलाके की हिस्ट्री या आर्ट या कल्चर, ये तमाम चीज़ों से अगर आपने शनासाई हासिल करनी है तो म्यूज़ियम जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी दरसगाह साबित होते हैं। सिल्वर और डॉली जो एक ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम है, इसका मनी हाइस्ट जो सीरीज़ थी जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई नेटफ्लिक्स पे, इनका बाहिमी ताल्लुक क्या है और इस म्यूज़ियम के हवाले से कुछ बताइए। सिल्वर और डॉली जी, अब ये मौसूफ जब मैं यूरोप में था तो हयात थे, अजीब व गरीब चीज़। एक वो लाठी पकड़ते थे, मूंछों को वो लगाते थे मोम ऊंची, ऐनक लगाते थे और मॉडर्न आर्ट पेंट करते थे। एक दफ़ा अपनी पूरी रोल्स रॉयस में वो बंद गोभियाँ लेके आ गए, तो कहा कि ये देखो बंद गोभी को गौर से देखो, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ आर्ट इन नेचर। और ख़वातीन हज़रात, बिलीव मी, कभी आप बंद गोभी जो है उसको गौर से देखें, उसकी परतें, उसकी तहें, वाकई वो एक आर्ट फॉर्म लगती है। बाहर तौर वहाँ पे एक क्लियर वाटर रिसोर्ट है फ्लोरिडा में, यानी शफाफ समंदर। वहाँ पे एक टाउन है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे रशियन ऑब्वियसली रहते। ये सेंट पीटर्सबर्ग उसका नाम इसीलिए रखा गया कि वहाँ रशियन रहते। ठीक ठीक। वहाँ पे डाली म्यूजियम, तो मैं देखना चाहता था। डाली के एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन ये भी थी कि आपको याद है कि बड़ा हिट सीरियल आया था मनी हाइस्ट जी, उसके ऊपर जितने भी वो हैं, चोर कह लें, डाकू कह लें, जो बैंक को लूटते हैं, उन्होंने नकाब पहन रखे थे। वो डाली के नकाब थे, डाली की शक्ल थी। चुनांचे वो सब बेशुमार लोग वो नकाब पहने हुए हैं और वो पहचान नहीं सकते। तो मैंने कहा कि वहाँ तो जाना चाहिए।
तो डाली म्यूजियम में वो नकाब नहीं थे, मेरा ख्याल तो मैं खरीदूंगा। उसकी वजह थी कि वो नेगेटिव शोहरत थी डाली के लिए। और वहाँ डाली की तस्वीरें भी थी, एक वीडियो भी चल रही थी जिसमें उसने बड़ी एक अजीबोगरीब बात की। उसने कहा ख्वाब हमेशा खुली आंखों से देखो, नींद वाले ख्वाब जो होते हैं ना वो कभी पूरे नहीं होते। तो मुझे नहीं मालूम था कि डाली जो है ह्यूज कैनवस भी पेंट करता है। वहाँ 4-5 कैनवस हैं डाली के, और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी थी जिनसे मैं आगाह था। उसमें जो एक क्लासिक तस्वीर है उसको स्टिल लाइफ कहते हैं, उसमें वक्त जो है थम गया है। वो एक टेबल है, यूजुअली जो स्टिल लाइफ होती है वो टेबल के ऊपर मुख्तलिफ अशिया रखकर उन्हें पेंट किया जाता है। और हमारे आसिफ से यहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में और खालिद इकबाल, यानी एक पेंटर जो है स्टिल लाइफ पेंट करना एक चैलेंज होता है। सही। तो डाली की जो स्टिल लाइफ है उसमें जो घड़ी है वो लटक गई, उसमें जो परिंदे हैं वो मर रहे हैं, उसमें हर चीज़ झलक रही है और वाकई वो सिग्निफाई करता है कि वक्त कैसे गुजर जाता है। इसी तरह उसकी एक बहुत मशहूर स्कल्पचर है जिसका नाम है वीनस डी मेरो, वही पेरिस वाली, उसने उसका स्कल्पचर बनाया, लेकिन उसमें मुख्तलिफ दराज हैं कि इसमें इन दराजों में ये दफन है कि वीनस डी मिलो का असल राज क्या है, क्योंकि आज तक कोई नहीं जान सका। मिलो के जजीरे में वो दस्तयाब हुई, उसके बाजू कटे हुए थे, बाद में बहुत सारी एक्सपीडिशंस गई कि उसके बाजू जोड़े जाएं, लेकिन वो बाजू मिले नहीं। लेकिन वो अपनी नामुकम्मलपन में ही मुकम्मल है। आज अगर उसके बाजू लगा दिए जाए सही तो मेरा ख्याल है कि वीनस डी मिलो का सारा हुस्न जो है अपाज वीनस का वो ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे डाली म्यूजियम जो था उसमें उनकी तस्वीरें बेशुमार थी, मतलब कि कोई अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट थी, एक फूफी की पोर्ट्रेट थी, उसके अलावा अमेरिकन कुछ सदर थे, उनकी कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ खुली कि डाली बहुत रिलीजियस आदमी, उसका ये ख्याल था कि जो बाकी मुसव्विर है ना वो स्पिरिचुअलिज्म से आगाह नहीं, वो रिलीजियस जो थॉट है उसमें जो डेप्थ है वो उसमें नहीं जाते। चुनांचे उसने जो ह्यूज कैनवसेस बनाए उनमें यही हैं, सलीबे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, और उनमें फरिश्ते हैं, और उनमें डाली साहब भी खड़े हुए हैं और पेंट कर रहे हैं। चुनांचे सिल्वर और डाली का म्यूज़ियम देखना, मनी हाइट्स में जिसका नकाब मतलब इस्तेमाल किया गया, और वो स्टिल लाइफ देखना, ये बहुत बड़ा तजर्बा था। ज़बरदस्त। और आपने जो हमें मालूमात दी ये हमारे लिए बहुत बड़ा तजुर्बा था कि मनी हाइस्ट पूरा सीरीज़ देखने के बावजूद हमें ये नहीं मालूम हुआ कि उनका जो मास्क है वो बेसिकली डाली का मास्क है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। अगले हफ्ते नाज़रीन फिर मुलाकात होगी मुसन्नत हुसैन तारड़ साहब के साथ। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं, सर्दी अरूज पर है। सर्द मौसम में हमारी रोज़मर्रा की रूटीन खासी मुतासिर हो जाती है और हमारा खाना पीना भी मुतासिर होता है, रूटीन भी मुतासिर हो रही होती है हमारी। और उस रूटीन का जो ख़ास एक अंसर है पानी का इस्तेमाल, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। सर्दियों में हम उसे कम कर देते हैं। हालांकि पानी इंसानी जिस्म की बनावट और उसकी मशीनरी के अंदर अफ़ाल सर अंजाम देने में नहायत अहम किरदार अदा करता है, और उसकी कमी की सूरत में जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों और पेचीदगियों से दो चार हो सकता है। मौसम सरमा में खुश्की और आबो हवा में नमी कम होने की वजह से जिस्म को पानी की ज्यादा जरूरत होती है और हम पानी कम पीते हैं। सर्दी के मौसम में पानी के इस्तेमाल में कमी से किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिल्द में नमी का तनासुब बरकरार रखने के लिए एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और वो लोग जो सर्दियों में हीटर के सामने ज्यादा देर तक बैठते हैं उन्हें क्या अपनी सेहत का ख्याल करते हुए उससे दूर रहना चाहिए। ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारिया खान। मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से, थैंक यू सो मच। और आपने ये जो सर्दियों में पानी का इस्तेमाल, मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं 15 साल की प्रैक्टिस के अंदर लगातार यही एक इशू सामने आता है। और पानी की कमी ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऐसे ही बात है। पानी ठंडा ही इतना होता है कि पिया नहीं जाता।
आप उस असनाम में आप अपना कूलर बंद करें ना, आप फ्रिज से पानी ना निकालें, आप रूम टेम्परेचर रखें, इस तरह एक बोतल रखें, रूम टेम्परेचर का पानी आप इस्तेमाल करें। और पानी की कमी से हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं बताऊं, आप ये आर्जा बहुत सीरियस हो जाता है। कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास जो अभी कंप्लेन करेंगे कि मेरे ना किडनी स्टोन हो गए हैं। किडनी स्टोन्स की एक मेन वजह आपकी पानी की कमी है कि आपके अंदर पानी की कमी इतनी ज्यादा हुई कि आपका किडनी जिसने प्रोसेसिंग करनी थी, आपके जिस्म से टॉक्सिन निकालना था, वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया है वहां पे मामलात। तो किडनी स्टोन्स आ जाए, आप अगर पानी नहीं पीते तो किडनी स्टोन्स की एक वजह जो है पानी की कमी है। और फिर किडनी स्टोन्स अक्सर लेजर लगाकर आप उसका रिमूवल करते हैं, कभी सर्जिकली रिमूव होते हैं और कभी लेजर से रिमूव होते हैं। तो अब आप खुद सोचें, और फिर उस पर आपका अच्छा खासा खर्चा भी आता है। आप आजकल अस्पताल जाएं, अस्पताल में एक छोटा सा आप टेस्ट कराएंगे ना, ब्लड टेस्ट, आपके 15-20-40 हजार रुपए टेस्टों पे लग जाएंगे। तो पहला एक इशू ये है, नंबर 1। और यूरिन के थ्रू हमारा जिस्म ना 3 तरीके से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो है ना एक्सक्रीट आउट करता है। सिर्फ 3 तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। एक पसीना है, और पसीना आपको तब आएगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। एग्जैक्टली तो इससे आपका टॉक्सिन निकलेगा। दूसरा आपका यूरिन है, यूरिन के थ्रू हमारे जिस्म के सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। अगर मेरे हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स का अखराज नहीं होगा तो बीमारियां बनेंगी। टॉक्सिन्स अगर अंदर ही रहेंगे, उस टॉक्सिन के अखराज के लिए आपको पानी की इंक्रीज करनी है, पानी की को बढ़ाना है। अपने डाइट में है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, आपने कम से कम 2 लीटर पानी लाजमी पीना है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कोई ऐसी आपका काम है, जैसे अगर आप पूरा दिन बाहर रहते हैं और खुसूसी तौर पे अगर गर्मियों में आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो आपने फिर 2 नहीं, आपने 3 लीटर पानी पीना है। मतलब अगर आपका स्वेट ज्यादा आता है, और स्वेटिंग बहुत अच्छी चीज है जिससे आपका टॉक्सिन्स का अखराज होगा। दूसरा टॉक्सिन्स का अखराज होता है हमारे यूरिन के थ्रू। अब यूरिन आपको कैसे पता चलेगा आप डिहाइड्रेटेड हैं या आपके अंदर पानी की कमी है? आप अपने यूरिन का कलर देखें। जितना आपका यूरिन का कलर डार्क साइड पे होगा, मतलब डार्क येलो से ऑरेंज तरफ चला गया, इसका आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओ मेरे अंदर तो पानी की कमी हो गई है। जितना आपका यूरिन लाइट तरफ होगा, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल क्रीम कलर से जाए, येलो भी ना हो, तो उतना आपकी हाइड्रेशन वाफिर मिकदार में है, आपकी हाइड्रेशन ऑन पॉइंट है। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स का इखराज करने का, वो है हमारा पूप, हमारा जो एक्सक्रीशन का मेथड है। अब पानी की कमी की वजह से एक और चीज जो लोगों में सामने आ रही हो, और ये तो 80% लोग में, अगर आपको बताओ मेरी प्रैक्टिस में मेरे पास जो सैंपल्स आई थे ना, 80% लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कब्ज का। अच्छा, अब आपका जो ये हमारा जो निज़ाम है, हमारा गट है, वो डाउन टिल रेक्टम है, राइट? और हमारा जो एक्सक्रीशन का मेथड है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारा सीवेज सिस्टम है। हमारा अगर इमेजिन करें कि हमारी सीवेज की लाइनें अगर ब्लॉक हुई हुई हैं घर में भी, तो पूरी गली से आपको एक उसमें गंदगी आपको होगी और पूरा आपको स्मेल आएगी। और प्लस ये जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सक्रीशन का अमल है, इसमें भी पानी का इस्तेमाल बहुत होता है, और वो तकरीबन 70-80% पानी के इस्तेमाल से ही वो डेवलप होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये डाइजेशन में आप बताइएगा कि इसको खुराक को हजम करने में कितना इसका अमल दखल होता है? अगर आपके पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर आपका डिहाइड्रेटेड है और उसमें पानी की कमी है, मतलब आप कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? देखिए, आपकी बॉडी को शिद्दत से चाहिए पानी, और वो क्या कर रहा है कि वो ओवर उसके अंदर से ना हर फूड आइटम से ओवर एब्जॉर्ब कर रहा है, और दैट्स व्हाई आपका फीसिस मैटर सख्त से सख्त तरीन हो रहा है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। और कॉन्स्टिपेशन ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हो रही है एंड इट्स एन अनईजी थिंग, व्हाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके लिए अनईजी है, पूरा दिन आपके लिए अनईजी है। अच्छा, उसके बाद आप उसका ख्याल नहीं रखते, पाइल्स डेवलप हो जाती हैं, हेमरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसकी सर्जरी करनी है, आप सर्जरी के पैसे भरते हैं, और फिर उसमें अक्सर क्या होता है कि मेरे पास अभी पिछले महीने में कुछ ऐसे केसेस आए कि जहाँ पे सर्जरी खराब हुई, एनल फिशर हो गए कुछ, लाइक इमेजिन कि आपका जो पैसेज है वहां पे ये हुआ, और ये इतना बड़ा दर्द, तकलीफ, खर्चा, प्रॉब्लम
अच्छा, इसको बिल्कुल इसे अवॉइड कर सकते हैं पानी के इस्तेमाल से। बिल्कुल। अच्छा, पानी के इस्तेमाल से सब अवॉइड कर सकते थे। यस, ये जो गर्म पानी पीने को कहते हैं, जो नीम गर्म पानी होता है उसको पीने को कहते हैं सर्दियों में, इसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह ये है कि देखिए, आप बीमार नहीं होना चाहते ना, एक आप जो हम कहते हैं कि बीमार ना होना। अब ये जो बात है ना, नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा पीना हो, ये बहुत बड़ी मिथ्स बनी हुई है। जापान में लोग ऐसा पानी पीते हैं, अमेरिका में ऐसा पीते हैं, तो इस वजह से नो, बेसिकली लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये भी कुछ मिथ्स हैं। पानी पीना जरूरी है। कुछ लोगों को ठंडा पसंद होता है। मेरे अपने फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर्दियों में भी उनको ठंडा पानी चाहिए। फाइन, ठंडा पिए प्लीज, बर्फ डाल के ना पिए, आपने गला नहीं खराब करना सर्दियों में अपना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, मुझे तो नीम गर्म पानी ही पिया जाता है। ओके फाइन, आपको गर्मियों में भी नीम गर्म पिए, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, आप पानी पिए। पानी पीना बहुत अहम है, इसका टेम्परेचर अहम नहीं है इतना जितना। और इस पे भी बहुत से मिथ्स बने हुए हैं ना कि नहीं, फला वक्त में फला टेम्परेचर का पानी अगर आप पिएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आपके 50 किलो वजन कम हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप हेल्दी डाइट करेंगे तो तब जाके आपका वजन कम होगा। मारिया, जिस्म के ये तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिए। मिथ बस्ट करने के लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, हमारे नाज़रीन ने सुन ही लिया है। और मारिया ने बताया कि 2 लीटर पानी हर रोज बहुत बहुत जरूरी है, तो पीना मत भूलिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर सेगमेंट शामिल करते हैं किचन कॉर्नर, जिसमें शेफ फराह आज क्या बना रही हैं, आइए चल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं शेफ फराह और आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूं। भाई, आज जो घरों में बच्चे हैं ना, वो तो बड़े खुश होने वाले हैं कि हमारे पसंद की जो रेसिपी है, डिश है, वो शेफ फराह लेकर आई हैं। तो सबको पसंद होती है, बड़ों को पसंद होती है, बच्चों को पसंद होती है, क्योंकि खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको नट एंड चॉकलेट से मैं आपको बॉल्स बनाना सिखाऊं, जो कि बहुत ही यमी होंगे। आपको केक का भी टेस्ट आएगा, चॉकलेट का भी टेस्ट आएगा और बड़े बच्चे मज़े से एंजॉय करेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करूं और फिर मैं आपसे बहुत सारी बातें भी करूं। तो हम अपना यहाँ पर हॉट प्लेट को हम ऑन कर देते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी स्पॉन्ज केक। मैंने यहाँ पर फ्रूट केक लिया है, लेकिन आप स्पॉन्ज केक भी ले सकते हैं। और इसके साथ चॉकलेट्स के चंक्स है, और आप कुकिंग चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट है, स्प्रिंकल्स है, मिल्क है, बटर है, और मैंने नट्स को पाउडर बना लिया है, क्योंकि बच्चों को जो है ना कुछ भी मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, उनको पाउडरी फॉर्म में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी और साथ साथ हम बातें भी करते जाते हैं। अच्छा, मुझे वो ज़माना बहुत ही ज़्यादा याद आता है जब हम छोटे थे, तो सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे घर वाले, सारी फैमिली को जमा करते थे। हमारे घर में बड़ी बड़ी दावतें होती थी। मैं यहाँ पर बटर को मेल्ट कर रही हूँ। बड़ी बड़ी दावतें होती थी, सब मिलते थे, और भाई बच्चों की जो पसंद की चीज़ें, उनका भी ख्याल रखा जाता था, बड़ों की भी पसंद की चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। बल्कि पूछा जाता था कॉल में कि आप कॉल करके आप क्या खाएंगे, बताएं आपकी कौन सी फरमाइश है। तो ये एक जो अपनायत, प्यार जो हमारे कल्चर का सदियों से हिस्सा रहा है और आज भी हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक परेशानी ज़रूर होती है। किनको परेशानी होती है? उन लोगों को परेशानी होती है जो कहते हैं यार हमारे बड़े दावतें तो करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, खाने भी बनते हैं, इंजॉय भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हमें काम करना पड़ता है, किचन में जाके बर्तन धोने होते हैं, ओह बड़ी कोफ्त आती है। तो हम परेशान हो गए, क्या हल ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे हमने जो है जो लिक्विड बाहर से ले लिए हैं डिश वॉश के, परेशान है, ना चिकनाई साफ़ करता है, ना हमारे बर्तनों को चमकाता है, बल्कि हमारे हाथ है ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो आप सबके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है मैक्स लिक्विड, जिसने आपके सारे मसले का हल निकाल दिया है। आप दावतें करें, हमारे कल्चर जो हमारा कल्चर है उसको बरकरार रखें, मेल मिलाप रखें, खाने पे बुलाएं और बर्थडे पार्टीज़ पे बुलाएं, लेकिन बर्तन धोने की टेंशन ना लें, क्योंकि हमारे पास है मैक्स लिक्विड, जो कि आम लिक्विड के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा आपको सफाई देता है और जितनी भी गहरी चिकनाई होती है ना उसको आसानी के साथ निकाल देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप देखें बटर को मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन भी चिकना हो जाएगा, फिर दूसरी चीज़ें बना रही हूँ, उसमें भी ज़ाहिर बात है बर्तन तो ख़राब होते ही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर मेल्टेड बटर को मैंने यहाँ पर बॉल में डाल देना है। सेकेंड, मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट थी, इसको मैंने मेल्ट करना है। बस झटपट वाला काम है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अब आप दावत करें तो बच्चों के लिए ये रेसिपी को ज़रूर आप
बनाइएगा, देखिएगा कितने खुश होते हैं, आपके घर के बच्चे भी खुश होंगे और बड़े बच्चे जो होते हैं वो भी ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क डाल दूंगी ताकि ये चिपके नहीं और इजीली अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। सही है, मैं यहाँ पर हमारा स्पैचुला में यूज़ करूँगी। खाना बनाते बनाते बर्तन जो है देखिए गंदे होते जा रहे हैं, उसको मैं साइड पर, कितना चिकना है, ओफो। और सर्दियों में ख़ास तौर पर, सर्दी हो गर्मी हो भाई, जो चिकने बर्तन होते हैं ना वो सभी को बहुत बुरे लग रहे होते हैं। इसको मैंने मेल्ट कर लिया, बस थोड़ा सा मेल्ट करना है, ज़्यादा नहीं। और उसको मैं ऑफ कर देती हूँ। मेरा यहाँ पर काम जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बटर के साथ ही मैंने चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट को इसके अंदर मैंने डाल दिया है। बर्तन देखिए कितने जमा हो रहे हैं, लेकिन मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी खुशी सारे बर्तनों को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है मैक्स लिक्विड। तो अब मैं यहाँ पर ये हमारे पास स्पॉन्ज केक है, इसको मैंने पीसीस में काट लिया है और अब मैं इसे क्रश करूँगी। छोटी छोटी पीसीस में मैंने इसको क्रश करना है। ये मैंने क्रश कर लिया इसको। ये है हमारे पास कुछ नट्स, ये मैंने ये इसके अंदर ऐड कर लिया। कोकोनट ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी से मिक्सिंग करेंगे, एक डो बनाएंगे अच्छी से, और फिर उसके बाद हमने बॉल्स बना के बस हो गया काम। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। आप देखें बिल्कुल ये चेंज हो चुकी है। अब इसे क्या करेंगे, अच्छा सा, ये बहुत ही सॉफ्ट सा एक डो बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, मैं पीछे से मैं बर्तन ले लूँ यहाँ पर, और ये है मेरे पास पेपर कप। बस आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि दावतों का सिलसिला तो चलता रहता है। इसको मैंने इसमें अच्छे से रख के सारे, अच्छा आप इसको ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। इसको हमने ऐसे रख के अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाना मैं शुरू कर दूंगी। चॉकलेट बॉल्स ये देखिए कितना इजीली बन जाते हैं। आपको जो शेप देना है, एक बहुत सारे कटर भी आते हैं, शेपर भी आता है, आप उसके अंदर भी इसको, मोल्ड भी आते हैं, उसमें भी आप इसको अच्छे अच्छे शेप दे सकते हैं। ये बॉल्स में बना रही हूँ और मेरी जो ढेर है ना बर्तनों का वो भी लग चुका है और मुझे परेशान, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। देखिए मैं कितनी आराम से रिलैक्स होकर मैं अपना काम भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है मैक्स लिक्विड। और ये जो खवातीन जो परेशान पता है क्यों होती है, क्योंकि वो बेचारी बाजार जाती है, नीले पीले कलर के वो लिक्विड लेकर आ जाती हैं और दुकानदार नहीं कहते बाजी ये बहुत अच्छा है, लेकिन उनको जब घर लाती है ना उनको पता लगता है कलर पे ना जाए, असली चीज़ पे जाए, क्योंकि मैक्स लिक्विड असली है और वो आपकी बर्तनों की सफाई करता है 3 गुना ज़्यादा और चिकनाई तो ऐसे निकालता है वो आप खुश हो जाए। तो बस जल्दी से लेकर आए और सुकून आराम से फटाफट अपना काम कर ले, मेहमानों को बुलाएं, दावतें करें। और बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ तो कितनी ज़्यादा गंदगी होती है, बर्तन कितने ज़्यादा ख़राब होते हैं। बस इसको जल्दी जल्दी बना लेंगे, फिर मैं चलूँगी अपने सिंक पर, मुझे धोने हैं बर्तन। तो जनाब ये हमारा काम और बाइंड अप हो गया। हमारे बॉल्स बन चुके हैं। यहाँ पर मैं कोकोनट से इसकी गार्निशिंग करूँगी, दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है। ये जनाब यहाँ पे मैंने गार्निशिंग कर ली है और कुछ स्प्रिंकल्स हैं उससे भी मैं ऊपर इसकी गार्निशिंग करूँगी, क्योंकि जब तक डिश आपकी दिखने में अच्छी नहीं लगती उसको खाने का कम ही दिल करता है। तो ये हो गया। और अब यहाँ पर नट्स, आज की डिश हमारी झटपट वाली तैयार हो चुकी है, इसे ज़रूर बनाइएगा जी। चलिए जी, हमारा तो बन चुके हैं बॉल्स। अब मैं चलती हूँ सिंक की तरफ क्योंकि मुझे बर्तन धोने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट की थी, ये कितना चिकना हो रहा है और इससे मैं वॉश करूँगी। और भी बहुत सारे बर्तन मुझे धोने हैं, लेकिन मुझे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास है मैक्स लिक्विड, जिसका एक ड्रॉप गहरी से गहरी चिकनाई को आसानी से निकाल देता है। जैसे कि मैं बर्तन धोंगी तो यहाँ पर वो चिकनाई को साफ कर देगा। आप देख सकते हैं मैक्स लिक्विड जो कि दे आम लिक्विड के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा सफाई और 3 गुना बर्तनों को चमकाता है। जी जनाब, इसको मैंने साफ़ किया। ये देखें कितनी आसानी से चिकनाई को निकाल देता है। मेरा बर्तन
ये देखें मैक्स लिक्विड ने कितनी गहरी चिकनाई थी और सख्त चिकनाई थी, इसको आसानी से निकाल दिया। इसीलिए आप भी जो नीले पीले लिक्विड है ना, उनको बाय बाय कर दें और घर पे लाएं मैक्स लिक्विड, क्योंकि ये आम लिक्विड के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा दे आपको सफाई और आपके बर्तनों को भी 3 गुना ज़्यादा चमका है। वेलकम बैक। अक्सर कहा जाता है कि आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल फोन और गेम्स में मगन रहते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाने जा रहे हैं जिसने इस तासुर को गलत साबित कर दिया है। यह भी बता दिया कि लिखने की कोई उम्र नहीं होती। असा खान 8वीं जमात की तालिबा है। 12 साल की उम्र में अपना पहला नावल वेलरिज लिखना शुरू किया। इस गैर मामूली तालिबा ने सिर्फ 13 साल की उम्र में नावल लिखकर बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। और ये सुनकर ही हैरत होती है कि जिस उम्र में बच्चे कहानियां पढ़ते हैं, आसा ने एक पूरी दुनिया तख्लीक कर डाली है। उनका नावल वेलरिज तखय्युल की बुलंदियों पर है, लेकिन उसके पीछे कई रातों का जागना, ना जाने कितनी मेहनत शामिल है। इतनी कम उम्र में एक मुकम्मल नावल लिखना और उसे शाया करवाना वाकई एक गैर मामूली कारनामा है। आसा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। उनके सफर, गैर मामूली सफर के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। आसा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो नॉवल लिखने का आइडिया आया, ये कैसे आया? एक्चुअली मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी जब मैं 2-3 इयर्स की थी, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ था प्लैनेट्स वगैरह पर सुनने का। तो फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई 5-6 की, तो फिर मैंने उनको स्टडी करना स्टार्ट किया कि हमारी दुनिया के बाहर कौन सी दुनिया एग्जिस्ट करती है। फिर जो मैं रिसर्च करती थी उसको मैं अपने वर्ड्स में लिखा करती थी और एक फ़ाइल बनाई थी मैंने। उसके बाद फिर मुझे लोगो डिज़ाइनिंग का शौक़ हुआ, मैंने वो सीखी कैनवा पे कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मुझे शौक़ हुआ क्यों ना मैं पैसे अर्न करना शुरू करूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट देने की कोशिश करूँ। तो मैंने फ्रीलांसिंग की ट्राई की थी अपनी स्किल को एज ए प्रोफेशन बनाने की, बट उसमें मैं फेल हो गई क्योंकि मेरी एज लिमिट बहुत कम है, उसके लिए 18+ होना चाहिए आपको। तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर 2024 में 2 आर्टिकल्स लिखे थे प्रिंसेस डायना स्पेंसर पर और इंडिपेंडेंस डे पर, बट उनको चांस नहीं मिला पब्लिश होने का। उसके बाद फिर एक कहानी लिखना मैंने शुरू की जिसका नाम वेलरिज था। तो ये एज ए कहानी स्टार्ट की थी मैंने नहीं कहा था कि ये नॉवल बनेगा, और ना ही मुझे खुद पे भी इतना ट्रस्ट था कि ये नॉवल बन जाएगा। इसको एज ए कहानी स्टार्ट किया, उसके बाद फिर ये चैप्टर्स बनते गए और फिर एक नॉवल में तब्दील हो गए और फिर पब्लिश हो गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वेलरिज क्यों चुना नाम आपने इसके लिए? क्योंकि वेलरिज मेरी स्टोरी के साथ बहुत ही एसोसिएट करता है, बिल्कुल मैच होता है इसके साथ, इस वजह से। तो आप कुछ बताना चाहेंगी इस स्टोरी के हवाले से? जी, ये एक लड़की के बारे में जिसका नाम अलारा है। वो एक शहर में जाते हैं जिसका नाम वेलरिज है। तो वेलरिज बेसिकली उस टाउन का नाम है जहाँ मेरी स्टोरी सारी रिवॉल्व करती है। तो उस लड़की को पता चलता है कि जो उसका पास्ट है वो इस जगह के साथ जुड़ा हुआ है, वो किस तरह है और उसकी मेमोरीज अरेज हो चुकी हैं, उसके पास सुपर पावर्स हैं, वो किस तरह उसको मिली हैं, क्या उसकी ब्लड लाइन है, उस बारे में सारा। राइट। तो कवर पे जो तस्वीर है उसके हवाले से जरा बताइएगा। कवर पेज के ऊपर मेरे कैरेक्टर्स बने हुए हैं सारे। सेंटर में जो खड़ी है वो हमारी मेन लीड है, तो तीनों मेन लीड, बट जो अलारा है वो ऐसी लड़की जिसके अराउंड ये सारी कहानी घूम रही है, क्योंकि उसी की वजह से स्टार्ट हुई थी। तो उसके साथ फिर जो एक हुडी वाला है वो उसका नाम जेन है। वो एक मिस्टीरियस बॉय है जिसका एक हिडन पास्ट है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, वो एक कंपोस्ट पर्सन है। फिर दूसरी तरफ केल है, वो एक जेंटल प्रोटेक्टिव कैरेक्टर है जो अलारा को हेल्प करेगा इन द नॉवल। राइट। तो आपके अपने शख्सियत के कुछ पहलू हमें दिखाई देंगी उसके शेड्स अलारा की जो कैरेक्टर में? जी डेफिनेटली, मेरे कैरेक्टर्स, हर मेरा कैरेक्टर जो भी है इसमें, उसमें मेरा एक हिस्सा डला हुआ है, मैंने अपनी तरफ से डाला है। हाँ, तो अच्छा ये बताइएगा कि अब आपने बताया अपनी जर्नी के हवाले से कुछ चीज़ों में आप फेल हो रही थी और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव हुई इस तरफ। यहाँ पे किसी ने गाइड किया आपको या आप जैसे कहते हैं कि राह तकते हुए यहाँ पर आ गए? नहीं, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। एक्चुअली मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना नहीं पसंद करती हूँ। मेरे फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं नॉवल लिख रही हूँ। तो जब मेरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हुए थे तो मेरे घर में सिर्फ मेरी सिस्टर को पता चला था और मेरे छोटे भाई को, मूसा को। तो उन्होंने पढ़ा, उनको बहुत पसंद आई स्टोरी, और फिर मैंने गूगल से भी हेल्प ली थी कि एक नॉवल को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है उसको। राइट। जाहिर बात है, ऑनलाइन जो सहूलतें मुयसर है उससे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। आप पढ़ती हैं 8वीं जमात में, पढ़ाई इससे अफेक्ट होती है, ज़्यादा बेहतर होती है, या आपको लगता है कि वो जो रेगुलर चीज़ें हैं, सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो मुतासर होती हैं इससे? स्टडीज़ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है। मैं हमेशा अपना जो मेरा ये राइटिंग टाइम है, ये मैं हमेशा अपने फ्री टाइम को यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ। तो जब भी लाइक में समर वेकेशन या विंटर वेकेशन है, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं तब राइटिंग करती हूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पसंद करती हूँ। तो आप क्लास में भी इतनी आर्टिकुलेटेड ही हैं जिस तरह से अभी बैठी स्टूडियोज़ में?
नहीं, इस तरह से नहीं है। क्यों, आपको कोई होता है, एंजाइटी होती है लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के, अपने स्टूडेंट्स के जो दीगर आपके क्लास फेलोज हैं उनके साथ बैठकर? मुझे सोशल एंजाइटी है। सोशल एंजाइटी, बट मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ उसको। बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि आर्टिस्ट अमूमन इसी तरह से जन्म लेते हैं, लिखारी, मुसन्निफ, वो इसी तरह से कि जो आम जिंदगी में अपने जज्बात बयान नहीं कर पाते, वो इस तरह से तस्वीर पे, कैनवस पे और किताबों में लफ्ज़ों के ज़रिए वो बयान कर रहे होते हैं। तो व्हाट्स योर प्लान्स, आगे क्या करना है आपने? आई वांट टू बी एन असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर? जी। वाह, ये तो ज़बरदस्त बात है। ये मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मुकम्मल करूँ और उनको वो लाइफ दूँ जो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट और इनकरेज किया है। बिल्कुल, वैसे भी लड़कियाँ पेरेंट्स को जो है वो ज़्यादा एक्नॉलेज करती हैं। तो आप ये बताएं कि आप उनको ये लाइफ देने के लिए अपनी लाइफ को क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं, जबकि आप राइटर भी बन सकती हैं, आप इससे भी बड़ा असिस्टेंट कमिश्नर से भी ज़्यादा बड़ा काम कर सकती हैं। व्हाई नॉट? मैं चाहती हूँ जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया मैं उसको उनका कोई सिला दूँ, इतनी उन्होंने मेरे पे मेहनत की है तो उसका कुछ तो मिलना चाहिए। और वैसे मैं पर्सनली भी असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर इसके लिए तो कभी थोड़ा सा तवील सफ़र है, लेकिन ये जो चीज़ है ये दरमियान में फिर रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा पैशन है, इसको मैं हर चीज़ के साथ लेके चलूँगी, क्योंकि राइटिंग मेरा पैशन है। इसको मैं कोई भी प्रोफेशन चूज़ करूँ इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। राइट, तो अगला नॉवल कौन सा लिखेंगे फिर? इसी का पार्ट 2 होगा, ब्लड लाइन अवेकन, जिसमें जो मेरी मेन लीड अलारा वो अपनी पावर्स के बारे में जानेंगी। राइट, ये बताइएगा कि आपके दोस्त सपोर्टिव हैं, क्योंकि आपकी फैमिली तो सपोर्टिव है, ये तो आपने बता ही दिया। दोस्त आपके हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके राइटिंग को और नॉवेल्स को? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे जितना वो सपोर्ट दे सकती है उसने मुझे दिया। बाकी अदरवाइज जो क्लासमेट्स वगैरह उनका कोई मुझे अच्छा रिएक्शन नहीं मिला। उन्होंने ना इसको पढ़ना पसंद किया, कहते कि वो नॉवल लिखा है आपने तो हर कोई लिखता है। मैंने कहा मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गई थी, मेरे स्कूल से मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला इस वजह से। राइट, तो अभी हम चाहेंगे कि वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जानिब से जो पूरी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपका नॉवल जितने लोगों तक पहुंच सके पहुंचे। आप कुछ लोगों से कहना चाहें अपने नॉवल के हवाले से? मैं चाहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे इनकरेज करें ताकि मैं इस नॉवल को वो मकाम दे सकूं जो ये डिज़र्व करता है, क्योंकि ये हाईली रिकमेंडेशन आई है स्कॉटलैंड से, इस वजह से। स्कॉटलैंड से रिकमेंडेशन, उसके बारे में ज़रा तफसील से बताइएगा। मेरे जो पब्लिशर्स की जो डॉटर हैं वो उधर इंग्लिश में PhD कर रही हैं, तो वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं ना, उधर ही रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा नॉवल है और इसको पाकिस्तान से बाहर भी पब्लिश होना चाहिए, तो ये वहाँ पे ज़्यादा सेल होगा इस वजह से। राइट, ये वहाँ पर पढ़ने का रिवाज भी थोड़ा ज़्यादा है, बेहतर है। अच्छा, आपने कुछ ऐसी चीज़ें मद्देनज़र रख के जिससे हमारी जो यूथ है पाकिस्तान में वो मुतासिर होती है, यहाँ पर उनके मसाइल हैं, उनको मद्देनज़र रख के आपने नावल लिखा है, या मगरबी जो माहौल है उन चीज़ों को? ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी अपनी तखयलाती दुनिया से इसका ताल्लुक है। तो सबसे अच्छा कैरेक्टर अलारा ही आपको लगता होगा, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर कौन सा सबसे अच्छा लगता है? मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर ज़ेन लगता है, फिर अलारा और फिर केल। ज़ैन क्यों? ज़ेन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसको मैंने डिज़ाइन किया जिस तरह की मैं हूँ। वो एक कंपोज्ड है और मिस्टीरियस रहता है, वो किसी को बताता नहीं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। तो मेन कैरेक्टर अलारा आपको दूसरे नंबर पर पसंद है? जी, तीनों को मैंने डिज़ाइन किया, मुझे तीनों ही अच्छे लगते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आशा, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। हम कोशिश यही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो जिन जहतों में काम करना चाहे उनमें उनको सपोर्ट किया जाए। आशा हमारे साथ मौजूद थी, उनसे गुफ्तगू की, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बात करें क्रिकेट की तो आप जानते हैं कि नए साल का आगाज़ जो है कौमी T20 टीम जो है वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से करेगी। 7, 9 और 11 जनवरी को होने वाले मैचेस के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग खेलने वाले बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को वापस नहीं बुलाया गया। शादाब खान कंधे की सर्जरी और बिग बैश लीग में अपनी फिटनेस साबित करने के बाद टीम का हिस्सा बन गए हैं। नौजवान बैटर और विकेट कीपर ख्वाजा नाफे को पहली बार टीम में जगह मिली है और टीम में सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल हैं।
कौमी टीम मरहलावार 4 और 5 जनवरी को कोलंबो की उड़ान भरेगी। और उधर गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने पीएसएल की एक नई तारीख का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने साबिक कप्तान वसीम अकरम को पीएसएल का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करने का ऐलान किया। उसके साथ वाज़ेह कर दिया कि वही ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम को इस साल पीसीबी खुद चलाएगी और लीग मुकम्मल होने के बाद उसकी नीलामी करेंगे। मोहसिन नकवी के मुताबिक अब सारी तवज्जो 8 जनवरी को 2 नई टीमों की बोली पर है। अब क्रिकेट की सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपका सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिर्जा साहब, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने, टीम सिलेक्शन पर कोई तबसरा करेंगे? इसमें बहुत सारे खिलाड़ी जिनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा था वो शामिल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहिदा हुआ था कि पाकिस्तान के जो भी क्रिकेटर्स बिग बैश में, खास तौर पर वो क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो हिस्सा लेंगे तो वो बीच में अधूरा छोड़कर टूर्नामेंट नहीं जाएंगे। बिग बैश जो है वो 25 जनवरी को खत्म हो रही है। शायद यही वजह है कि उस मुआहिदे के तहत, और फिर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को जनवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करना है, जहां वो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलेगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चूंकि मुआहिदा था, तो उन प्लेयर्स को कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें जो है बिग बैश से वापस नहीं बुलाया जाएगा। और अब जब बिग बैश शुरू होगी, क्योंकि शादाब खान को तो इसलिए उन्होंने रखा है कि शादाब खान की फिटनेस का अंदाजा हो सके मैच प्रैक्टिस के जरिए, इंटरनेशनल मैच प्रैक्टिस के जरिए। बाकी जिस तरह आपने शुरू में कहा कि हारिस रऊफ का नाम नहीं है, बाबर आजम का नाम नहीं है, और भी प्लेयर जो है, मोहम्मद रिजवान नहीं है, तो ये प्लेयर जो है ये सिलेक्शन के लिए दस्तयाब तो होंगे, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो सिलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि ख्वाजा नाफे को, जिनकी उम्र 27 बरस है, अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को टीम में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ अब्दुल समद को, जिन्होंने इस साल के अवाइल में न्यूजीलैंड का दौरा किया था, 5 T20 मैचेस में उनको भरपूर मौका मिला था, जिसमें उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 66 रन बनाए थे और एक 44 रन की इनिंग्स खेली थी। उसके बाद वो अनफिट हो गए और उनकी जगह ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने जो है वो हसन नवाज को शामिल किया था। तो 2 नए चेहरे, मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी तो फिर ये पुराने जो प्लेयर्स हैं, बाबर आजम वगैरह, वो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो मिर्जा साहब, जो नाफे हैं और उस्मान खान, 2 विकेट कीपर इस टीम में रखे गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बज़ाहिर यही लग रहा है कि शुरू में तो शायद ये उस्मान खान को मौका दें। उस्मान खान को बैटिंग की वजह से थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन ख्वाजा नाफे के बारे में मशहूर है कि वो बड़े पिंच हिटर हैं, बड़े जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साहबजादा फरहान को भी एज अ रिजर्व विकेट कीपर रखा हुआ था, उनके नाम के आगे विकेट कीपर लिखते थे, लेकिन अब साहबजादा फरहान को प्योरली एज अ बैट्समैन रखा है। तो देखते हैं ख्वाजा नाफे या उस्मान खान में से किसको मौका मिलता है। 3 T20 है श्रीलंका में 7, 9 और 11 जनवरी को, और ये पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलने। तो मुझे तो यही लग रहा है कि पहले मैच में कम से कम ये रिस्क नहीं लेंगे, उस्मान खान को ये एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएंगे और ख्वाजा नाफे जो है शायद उनको अगले मैचेस में मौका मिल सके। अच्छा, तो ये बताएं कि इस वक्त आप देख रहे हैं शादाब खान की भी वापसी हुई है। इनकी वापसी से जो प्लेयर्स अब वापस आ रहे हैं और जिनको मौका दिया जा रहा है, इस सीरीज पे क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि इसमें हमारी टीम का पूल है वो बेहतर होगा और जो टीम है उसमें नए खिलाड़ी हमारे पास होंगे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, शादाब खान की जहां तक बात करें, वो एक सीजन कैंपेनर है। 2017 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया। 100 से ज्यादा, 110 से ज्यादा T20 खेल चुके हैं और आखिरी T20 उन्होंने 1 जून को यहाँ लाहौर में खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद से वो कंधे की जो इंजरी का शिकार हो गए। पाकिस्तान को लीड भी कर चुके हैं शादाब खान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में। तो शादाब खान की वापसी एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की वापसी होगी। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या बनता है, क्योंकि उन्होंने स्पिन बॉलिंग के शोबे में उस्मान तारिक को भी रखा हुआ है, अबरार अहमद भी हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं, साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं, सुफियान मुकीम को इन्होंने कंसिडर नहीं किया।
जो कि न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे। तो अब स्पिन बॉलिंग का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्या बनाता है? कहा यह जा रहा था कि शायद माज सदाकत को, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, शायद उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि अब हसन नवाज को ये भुला चुके हैं। कम से कम T20 वर्ल्ड कप में तो हसन नवाज एक्शन में नजर नहीं आएंगे। नसीम शाह की वापसी हुई है। अब फास्ट बॉलिंग के शोबे में भी पाकिस्तान के पास चॉइसेस हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, उसके अलावा हारिस रऊफ भी है, नसीम शाह भी हैं, फहीम अशरफ भी करते हैं। हुसैन तलत कहाँ चले गए, जिन्हें T20 सीरीज खिलाई श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज। तो अब ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी कर रही है। तो अब देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन। तो मिर्जा साहब ओपनिंग करते हुए किसको देख रहे हैं, साहबजादा फरहान और साइम अयूब को? बिल्कुल, वो तो एक सेट ओपनिंग पेयर है, साहबजादा फरहान और साइम अयूब। अब तजुर्बाकार फखर जमान को ये किस नंबर पर ट्राई करते हैं, क्योंकि बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर आते हैं और ये बाबर आजम को जरूर लेकर जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। रिस्क नहीं लेंगे कि ना तजुर्बाकार बैटिंग हो, क्योंकि बाबर आजम का बड़ा तजुर्बा है, 10 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर फखर जमान जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए काम आते हैं, अपने कैरियर के इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। तो फखर जमान किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, 5वें नंबर पर बैटिंग करेंगे, किस नंबर पर करेंगे, ये भी देखना होगा। कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस में। राइट, तो अब PSL की बात करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है वसीम अकरम साहब को, तो वो आप किस तरह से देखते हैं? एक बड़ा नाम है वसीम अकरम का, पूरी दुनिया में वो कमेंट्री करते हैं, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। शायद यही वजह है, क्योंकि अब की इत्तेफाक है कि पहले तो 26 मार्च से जिस दिन IPL शुरू हो रही थी, उसी दिन PSL शुरू होनी थी। लेकिन अब PCB के चेयरमैन ने ये इंदिया दिया है कि 23 मार्च से शुरू करेंगे यौम पाकिस्तान के मौके पर। लेकिन साथ साथ चलेंगी, पैरेलल चलेगी PSL भी और IPL भी। तो मुकाबला होगा कि दुनिया में कौन सी अच्छी लीग है, कहां पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है, खेलने को मिलती है। IPL नो डाउट के पैसा बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मर्तबा PSL को बेहतर बनाएंगे। 2 टीमों का इजाफा भी होगा, 8 टीमें हो जाएंगी, मैचेस भी बढ़ जाएंगे। फिर PSL के ये मैचेस जो है ये कराने के लिए फैसलाबाद को तैयार कर रहे हैं, क्या पेशावर में होते हैं या नहीं होते। इस मर्तबा एक बड़ा चैलेंज है। और फिर 8 जनवरी को टीमों की नीलामी भी है, 2 नई टीमें शामिल होंगी। 12 लोगों ने बोली दी थी, जिसमें से 12 में से 10 को उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो देखें क्या होता है। लेकिन खास बात यह है कि क्या अली तरीन, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से तो दस्तबरदार होने का ऐलान किया है, क्या अली तरीन जो है वो बोली में शामिल होंगे किसी नई फ्रेंचाइज की, ये भी देखना होगा। बिल्कुल। और मिर्जा साहब, हमने देखा है मोहसिन नकवी साहब अली तरीन साहब की जो इंतजामी अमूर की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बड़ा बेहतरीन तरीके से, बड़े एहसन तरीके से मुल्तान सुल्तान को उन्होंने संभाला है। तो नज़र तो ये आ रहा है, लेकिन अभी आप कैसे देखते हैं कि PCB अब एक टीम खुद से जो है वो हैंडल करेगी, लेकिन 2 टीमों की जो नीलामी की जा रही है, इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? लेकिन अभी तक PCB ने कोई बेस प्राइस नहीं बताई है। पहले खबरें आ रही थी कि शायद 1 अरब रुपए से शुरू होगी, फिर बाद में PC की जानिब से डिनायल आया कि अभी तक हमने कोई बेस प्राइस मुकर्रर नहीं की है। तो अब देखते हैं कितने में जाती है। और 2 टीमें, अब नाम कौन कौन से होते हैं, उन्होंने कई नाम फ्लोट किए हैं। हैदराबाद है, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, उसके अलावा बहुत सारी फैसलाबाद है। अब देखते हैं कि क्या होता है। कंसोर्शियम बना के भी सुनने में आया है कि कुछ लोग आ रहे हैं कंसोर्शियम बना के, जिस तरह PIA की बिडिंग में कंसोर्शियम बना था, इस तरह PSL की बिडिंग में भी कंसोर्शियम बना के आ रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट की जाएगी बिडिंग प्रोसेस को। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीमें आती हैं। नई टीमों के आने से ये जो 12 बोलियों की जो अभी फहरिस्त हमारे पास आई है, इसमें हमें फायदा हुआ है? ये जो ट्रिप्स हमने किए थे, रोड शोज थे जो US UK में चल रहे थे। देखिए, कहा यह जा रहा है कि कोई अमेरिका के बिजनेसमैन वो भी इंटरेस्टेड है और दीगर लोग भी। लेकिन अब इंटरेस्ट तो यही के लोग लेंगे ना, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज हैं, जैसे इन्वेरेक्स वाले हैं, वो हमेशा से क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे। तो अब उन्होंने भी जो वो बिडिंग के लिए जा रहे हैं, वो काफी अरसे से कोशिश कर। और भी दीगर इदारे हैं, एक सेलुलर कंपनी है
वो भी जारी है, बहुत सारी, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं जारी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात है उनके मुताबिक ये कंपनीज जो है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, बाहर के भी 1-2 लोग आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है बिडिंग में, तो फिर जो ज्यादा पैसे, जो ज्यादा बोली लगाएगा वही कामयाब होगा। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिकेट की सारी सूरत हाल पर आपने तबसरा किया और PSL की हाल है। उम्मीद करते हैं कि बिडर्स जो हैं बेहतरीन बोली लगाएं और 2 टीमों की शमूलियत से बेहतरीन जो है PSL पेश किया जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर एक ताज़ा तरीन खबर आई है, सोचा आपके साथ शेयर करते चलें। यूट्यूबर रजब भट्ट की सिटी कोड कराची आमद पर वकला से हाथापाई हुई है। मामला क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर भट्ट से। नासिर बताइएगा क्या हंगामा राई हुआ? देखिए बिल्कुल, रजब भट्ट जो है वो हैदरी थाने के मुकदमे में जमानत गुज़िश्ता समाअत पर हुई थी, जिसकी जमानत में तोसी के लिए वो पेश हुए थे, जहाँ पर वकला से उनकी मुमारी हुई और उसके बाद जो है मामला जो है हाथापाई तक पहुँच गया और हाथापाई में रजब भट्ट को तशद्दुद किया गया, तशद्दुद का सामना हुआ और वकला को जिस हिसाब से उन्होंने बोला था उसी हिसाब से उनके साथ ट्रीट किया गया। उसके बाद फिर बीच में वकला ने, दीगर वकला ने आके उनके पीछ बचाव कराया और उसके बाद उनको रवाना कर दिया। रजब भट्ट की जो मुकदमा है हैदरी थाने का, उसमें अदालत ने 13 जनवरी तक तौसीक कर दी राइट जमानत में। राइट नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। रजब भट्ट के वकला की जानिब से बीच बचाव करवाया गया है, उसकी कोशिश की गई थी और ये तमाम सूरत हाल है जो रजब भट्ट के साथ पेश आई है वो आपके साथ शेयर की। इसके अलावा कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम के हवाले से भी अपडेट है। उनकी अहलिया सानिया अशफाक की राहें उनसे जुदा हो गई हैं और इमाद वसीम और सानिया अशफाक अगस्त 2019 में रिश्ता इज़्दिवाज में बंधे थे। इंस्टाग्राम अकाउंट से इमाद वसीम ने शादी खत्म होने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि काफ़ी देर सोचने और मुसलसल इख्तिलाफात के बायस मैंने अपनी अहलिया से राहें जुदा कर ली हैं और बहुत से इख्तिलाफात गुज़िश्ता सालों से हल ना हो सके थे, इसलिए ये राहें जुदा हुई हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और मैं अपने बच्चों की मुकम्मल तौर पर देखभाल करूंगा। मुबैना तौर पर इमाद की एक और लड़की के साथ मेलजोल की इत्तलात थी जिसकी वजह से इख्तिलाफात बढ़े हैं और ये तरीन अपडेट थी इमाद वसीम के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।